Emission trading from हेलो एवरीवन। हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ, इसका नाम है कार्बन ट्रेडिंग एंड कैप एंड ट्रेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में है। कार्बन ट्रेडिंग और कैप एंड ट्रेड मॉडल है वो क्या है, कैप एंड ट्रेड मॉडल है वो वर्क कैसे करता है, क्या इसके एग्जांपल्स है और क्या इसके ड्रॉबैक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्या है। हाँ, हाल ही में गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक कार्बन ट्रेडिंग स्कीम लाया जाए जो कैप एंड ट्रेड मॉडल पे बेस्ड होगी। कार्बन ट्रेडिंग और कैप एंड ट्रेड मॉडल को हम आगे देखेंगे। अब तक जो गवर्नमेंट में सिस्टम था, अपने इंडिया में जो सिस्टम था वो वॉलंटरी कार्बन ट्रेडिंग था कि अपनी इच्छा से लोग कार्बन ट्रेडिंग करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि हमें शिफ्ट होना चाहिए बाइंडिंग कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ, ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस है उसको कम कर सके। तो कार्बन ट्रेडिंग है उसको हम कार्बन इमिशन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। और कार्बन ट्रेडिंग है क्या, ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर कार्बन इमिशन परमिट्स होते हैं ना, उनको सेल और परचेज किया जाता है। कार्बन इमिशन परमिट्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी कंपनी किसी इंडस्ट्री को कुछ परमिट्स जारी किए जाते हैं। हर एक परमिट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एक कार्बन एक CO2 टन के इक्विवेलेंट होती है। ये कोई सी भी ग्रीन हाउस गैस हो सकती है जिसकी वैल्यू है वो एक कार्बन टन के बराबर होता है। और उसी एक कार्बन टन की वैल्यू होती है एक कार्बन इमिशन परमिट। तो ये कार्बन इमिशन परमिट है, ये गवर्नमेंट जारी करती है कुछ इंडस्ट्रीज को, और फिर उनका जो परचेज और सेल होता है उसको हम मार्केट, उसको कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। कैप एंड ट्रेड मॉडल है वो एक कार्बन ट्रेडिंग का मॉडल है। इसके अलावा भी कुछ और मॉडल है जैसे कार्बन टैक्स है और बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम है। बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम और कार्बन टैक्स को हम आगे देखेंगे। जो कार्बन ट्रेडिंग और कैप एंड ट्रेड मॉडल जो ड्राइव हुआ है वो क्योटो प्रोटोकॉल से ड्राइव होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल एक बाइंडिंग इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है या फिर एग्रीमेंट है, जिसके अंदर सब जो कंट्रीज हैं उनके लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को कम करना है। और इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही सबसे पहले मार्केट, ये जो कार्बन मार्केट है, कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम आता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तीन टाइप की कार्बन ट्रेडिंग का जिक्र था। एक तो थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरी थी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और तीसरी थी इमिशन ट्रेडिंग। तो इन्हीं ये जो CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर ये आता है कार्बन कैप एंड ट्रेड मॉडल। और अब देखते हैं कैप एंड ट्रेड मॉडल कैसे करता है। सबसे पहले क्या होती है कि गवर्नमेंट सभी इंडस्ट्रीज होता है उसके लिए एक अपर लिमिट है वो सेट कर देती है कि आपको इतना कार्बन इमिशन करना है। और उस जितना कार्बन इमिशन होता है उसके इक्विवेलेंट में गवर्नमेंट उन सब इंडस्ट्रीज को परमिट जारी करती है। मान लो किसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अपर लिमिट डिसाइड की है 10 कार्बन टन, 10 CO2 इक्वलेंट ग्रीन हाउस गैस का आपको इमिशन कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री को कहा गया गवर्नमेंट ने। तो अब 10 टन है तो इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट क्या करेगी, 10 कार्बन परमिट्स दे देगी, कार्बन इमिशन परमिट्स दे देगी। ये गवर्नमेंट करती है। फिर क्या होता है, और हर एक परमिट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 टन के बराबर होता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, ये गवर्नमेंट ने अपर लिमिट डिसाइड की है ये वाली, कि हर इंडस्ट्री है वो इतना कार्बन इमिशन करेगी। और ये मान लो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो है 10 टन। मतलब इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने 10 कार्बन इमिशन परमिट दे दिए, इसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 10 कार्बन इमिशन परमिट्स दे दिए। अब हुआ क्या, ये जो इंडस्ट्री थी ये ज़्यादा एफिशिएंट थी, इसने ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया सिर्फ 8 कार्बन टन का। तो इसके पास 2 कार्बन इमिशन जो परमिट्स थे वो बच गए। इसके पास टोटल 10 थे, उसमें से 8 का इसने यूज कर लिया, तो इसके पास 2 जो थे कार्बन इमिशन परमिट बच गए। एक और इंडस्ट्री है जो कम एफिशिएंट है और उसने क्या किया, 12 कार्बन 12 टन कार्बन ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर दी। हालांकि इसके पास कितना था, परमिट 10 ही थे, लेकिन इसने कितना किया, 12 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर दी। अब इसके पास क्या कर दिया, इसने 2 एक्स्ट्रा इसने टन इमिशन ज़्यादा कर दिया। तो अब ये क्या करेगी, ये इसके 2 जो बच गए थे कार्बन इमिशन, जो परमिट्स बच गए थे उनको ये खरीद लेगी।
ये वाली, ताकि ये कंपनसेट हो सके। इसका कम था, इसने जो सेव किए थे वो इसने बेच दिए, क्योंकि ये जो अपनी कार्बन इमिशन जो लिमिट है उसको क्रॉस कर गया, उससे ज़्यादा इमिशन कर दिया। तो इसके लिए ज़रूरत है कि ये कार्बन इमिशन जो परमिट्स हैं उनको खरीदे, और इसके पास ये दो बचे हुए थे, तो इसको इसने खरीद लिया इस इंडस्ट्री ने। और ये कहाँ होता है? ये जो खरीदी बिक्री होती है वो एक मार्केट प्लेस में होती है, जिसको बोलते हैं कार्बन मार्केट। और इंडिया में ऐसे मार्केट्स हैं दो। पहले का नाम है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, दूसरे का नाम है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अब होता क्या है कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या करना है कि टाइम बाद, अब मान लो फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसकी जो 10 कार्बन का CO2 जो टन थी वो अपर लिमिट डिसाइड की थी। अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या करेगी गवर्नमेंट? 9 कर देगी। उससे मान लो 5 ईयर बाद में 7 कर दी। तो इस तरह क्या करती जाती है गवर्नमेंट, जो अपर लिमिट है उसको ऐसे रिड्यूस करती जाती है लगातार। उससे क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज साथ साथ में ज़्यादा एफिशिएंट होती जाती है, और धीरे धीरे जो कार्बन इमिशन है वो भी कम होता जाता है। तो ये ऊपर एक कैप लगाते थे, फिर उस कैप के अंदर अंदर ट्रेडिंग होती है, फिर उस कैप को नीचे लिया जाता है, उसको रेगुलरली नीचे लाते रहते हैं, नीचे लाते रहते हैं, और फाइनली हम एक ऐसी पोजीशन आ जाती है वहाँ जीरो इमिशन होता है। मतलब न तो जितना इमिशन हो रहा है उतना ही वापस कार्बन कैप्चर हो रहा है किसी भी मीडियम के थ्रू। फिर क्या होता है कि पूरी तरह कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। यही सब यहाँ लिखा गया है। अब देखते हैं कंक्लूजन। अब इस कैप एंड ट्रेड मॉडल के बेनिफिट क्या है? जैसा कि हमने देखा कि इसमें हम एक स्पेसिफिक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि देखो 10 कार्बन टन 10 टन CO2 इक्वलेंट है, वही उतना इमिशन करना है, हमने अपर लिमिट डिसाइड कर दी। तो हमें पता है कि इतना ही होने वाला, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। अगले साल हम इसको 10 से 8 कर दे, तो हमें पता है कि हम 100% श्योर है कि हम 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड है इमिशन है या ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको 100% कम कर ही लेंगे। तो इसलिए एक स्पेसिफिक लिमिट मिल जाती है कि इतना ही होगा। हर बार अपन कम करते जाते हैं तो एक स्पेसिफिक लिमिट के तहत कम हो जाता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर इंसेंटिव मिलता है, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव ऐसे मिलता है कि जो फर्म ज़्यादा जैसे इसमें देखें ये फर्म ज़्यादा एफिशिएंट थी, तो इसके पास एफिशिएंट होने का इंसेंटिव ये है, इसको पता है कि मैं जितनी ज़्यादा इंसेंटिव होंगी उतना ही ज़्यादा मेरे पास सरप्लस बचेगा, और इस जो सरप्लस है मेरे पास कार्बन परमिट्स, उनको बेच के मैं पैसे कमा सकती हूँ। इस इंडस्ट्री जो एफिशिएंट नहीं है उसके लिए ये है कि इसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं कार्बन परमिट्स खरीदने के लिए, तो ये चाहेगी कि मैं अपने कार्बन परमिट्स ना खरीदने पड़े, इसके लिए मैं एफिशिएंट हो जाऊं और अपना कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको मैं कम कर दूं। तो ये एक तरह से इंसेंटिव देता है इंडस्ट्रीज को। अब इसमें क्या होता है, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर सकते हैं। न्यूट्रलिटी अचीव कैसे कर सकते हैं? ये जो ऊपर की कैप है, जैसे पहले 10 टन थी उसको 9 कर दो, 8 कर दो, टाइम के साथ 6 कर दो, ऐसे करते करते अपन जीरो पे ले आएंगे, तो कार्बन न्यूट्रलिटी लॉन्ग रन में अपन इसको हाजिर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हार्ड टू इम्प्लीमेंट है। हार्ड टू इम्प्लीमेंट क्या है कि एक तो हर इंडस्ट्री पे आप नज़र नहीं रख सकते कि कौन सा जो है विद इन लिमिट कर रही है, किसने सरप्लस किया है। ये आ, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हम पता कर पाए किसी भी इंडस्ट्री के इसने कितना एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है? हो सकता है वो कुछ लूप होल्स निकाल ले और जितना एक्चुअल कर रही है उससे कम दिखा दे, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। फिर वही बात है, उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा इंडस्ट्री कितना कर रही है। अब दूसरे एक और है जिससे अपन इसको कार्बन ट्रेंडिंग का एक और होता है जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं, वो है कार्बन टैक्स। जैसा कि यहाँ यहाँ डिस्कस किया गया था कि और मॉडल होते हैं कार्बन टैक्स और बेस लाइन क्रेडिट सिस्टम। कार्बन टैक्स में क्या होता है, कुछ अपर लिमिट या लोअर लिमिट कुछ नहीं डिसाइड की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोल और डीजल पे बहुत सारा टैक्स लगा दो, उससे क्या होगा कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो लोग इसका कंजप्शन कम करेंगे, कंजप्शन कम करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो भी कम हो जाएगा। जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो कोल पे जो लगता है, सेस लगता है, उसको 400 पर टन कर दिया है। पहले ये 50 था, फिर 200 किया, फिर 400 कर दिया। अब इससे क्या है, कोल महंगा हो गया है, कोल का कंजप्शन कम होगा, तो फिर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी कम होगा। ये कार्बन टैक्स होता है जो हर जो फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये कि ये इंश्योर नहीं करता कि कितना जो कार्बन इमिशन कम होगा। हो सकता है आपने पेट्रोल पे
टैक्स बढ़ाया लेकिन लोगों की इनकम भी बढ़ी, लोग बढ़े हुए प्राइस पे भी पेट्रोल को उतना ही खरीद रहे हैं जितना पहले खरीदे थे। तो हो सकता है आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम ना हो। तो यहाँ वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि कार्बन टैक्स वो है इमिशन है वो कम हो ही जाएगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो ही जाएगा। लेकिन कैप एंड ट्रेड मॉडल में अपर लिमिट डिसाइड कर दी, अब हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके अंदर श्योरिटी होती है। बेस लाइन और क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ये कैप एंड ट्रेड मॉडल की तरह ही होता है, बस इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है। इसमें पहले से प्री फिक्स्ड होता है कि इस इंडस्ट्री ने इतना करना है, इस इंडस्ट्री ने इतना करना है, जितना जो ज़्यादा करता है उसको दूसरे से वो क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। इसमें बहुत कम फर्क है बेसलाइन क्रेडिट सिस्टम और कैप एंड मॉडल में। एक नॉर्मल बात ध्यान रखनी है कि कैप एंड ट्रेड में क्या होती है, अपर लिमिट होती है, और बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम में कोई अपर लाइन नहीं होती है। बस इतना ही है। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।